आज जिसे देखो एक पान वाला भी कहता है मैं वास्तुशास्त्री हूँ। 90% लोग जो इस विषय में हैं वो फेक है। 90% लोग फेक है और ये डाउन जाएगा 2027 के बाद। यहाँ तो डिग्री देने वाले ही फेक है ना। ये N1 N2 क्या है मैम? रिहायशी वास्तु होता है, उसमें हमेशा 9x9 का ही ग्रिड लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एकाशिति वास्तु पद विन्यास। ये बहुत बड़ा अपशकुन है, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। तो आप तो एक पद ही खा गए, तो ये तो आपने ज्योमेट्री का ही सत्यानाश कर दिया। क्रिस्टल है, कछुआ है, लाफिंग बुद्धा है, सर वास्तु में एग्जिट करती हैं सारी चीजें। अगर आपका वास्तु ठीक है आपको संबंध ठीक मिलेंगे। एक आइडियल किचन कैसी हो घर में? अपने किचन का साउथ हमेशा खाली रखें। साउथ में अगर आप अपना राशन भी रख देती हैं, वो आपके फाइनेंशियल्स को भी परेशान करने लगेगा। क्लाइंट भी आ रहे हैं, क्वेरीज भी खूब हो रही हैं, लेकिन जो फुटफॉल आ रहा है वो डील में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सर कहीं ना कहीं उनके ऑफिस में साउथ में प्रॉब्लम है। ऐसे में वहां रखे एम्प्लॉइज का वास्तु कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे जो लड़कियां साउथ में सोती हैं उनके पैरों में दर्द रहता है। जहाँ पे बाप बेटी का या बाप बेटी का रिश्ता बिगड़ रहा है, वहाँ पे कौन सा वास्तु खराब है? अगर आपका बच्चा 20 साल से छोटी उम्र का है तो आप उसको कृपा करके सर्दन जोन में बिल्कुल भी ना सुलाएं। माँ बाप की इच्छा से बच्चे शादी कर लें, वास्तु कुछ कर सकता है सर? यस सर वास्तु ही करेगा इसके बारे में। 3 तरीके के टाइम होते हैं, गुड, एक नॉर्मल, एक वेरी गुड। क्या मैं वास्तु के हिसाब से 7 समुंदर पार भी उसे कंट्रोल कर सकता हूँ? यस को उसकी फोटो जो है अपने नॉर्थ में या ईस्ट में लगानी चाहिए, तो बच्चा आपके कंट्रोल में रहेगा। घर में जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। कि सब कुछ आपका नॉर्थ से ईस्ट तक कुछ भी रखिए, आप अनाज रखिए, गाय पशु रखिए, अपनी ट्रैक्टर रखिए। और आप करिए ग्लेज्ड आपका डोर है, फुल्ली ग्लेज्ड है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट पोजीशन है। मुंह से रिलेटेड समस्याएं होती हैं हमारी, वो ईस्ट की वजह से होती हैं। पासपोर्ट किस डायरेक्शन में रख दूं कि विदेश जल्दी जल्दी जाऊं? नॉर्थ में रखिए, खड़ा रखिए। जो सीट साउथ में लगी हुई है आपको कॉन्स्टिपेशन तो 101% हो जाएगी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो काश के ऐसा होता सपनों से सुंदर तस्वीर होती जिंदगी की। काश के ऐसे होता कि कभी दुख नहीं आते। काश कि कभी ऐसा होता कि हमारे मन की बात सामने वाला बिना कहे समझ जाता। काश के ऐसा होता, ढेर सारा पैसा होता। तो इस काश को चलिए हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं और इस काश को और खूबसूरत हम बनाते हैं आपके लिए वास्तु ग्लोबल के इस शानदार पॉडकास्ट में, जहां काश की कोई गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। तो इस काश जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, इसको आपके लिए हकीकत में तब्दील करने का काम करते हैं मेरे साथ 2 ऐसे खास मेहमान जो आपको बताते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है। डॉक्टर महेश गुप्ता, डॉक्टर रश्मि गुप्ता, आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। कैसी है मैम आप? कैसी रही दिवाली सर? बढ़िया बढ़िया ठीक है, तो सर शुरुआत आपसे ही। वास्तु बहुत चलन में है, वास्तु ट्रेंड में है, वास्तु काफी इन है, लेकिन विश्वास की गुंजाइश हमेशा लटकी रहती है। विश्वास उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है जिस तर्ज पे या फिर जिस स्पीड पे लोग इस पे करना चाहते। एक्चुअली हुआ क्या सर, हर आदमी क्या करता है, खुद सीखता है या कहीं से भी, अच्छा या बुरा, गलत या सही, जो भी, ठीक है, और वो पढ़ाना शुरू कर देता है। अब जब पढ़ाना शुरू कर देता है तो उसके आगे स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं। अब जब तैयार हो गए, हमने भाई वास्तु सीखा, हम तो वास्तु कंसल्टेंट में, अब करें क्या? तो कुछ भी करेंगे। अब वो वास्तु के चक्कर में, क्योंकि इस क्लाइंट को तो समझ आती नहीं कि क्या होता है, वो हर कोई आदमी उठ के अपने हिसाब से वास्तु के बारे में बताने लग जाता है जी। तो इस तरीके से जो वास्तु का समझिए कि एक ऐसा स्वरूप बना दिया गया है कि आज जिसे देखो एक पान वाला भी कहता है मैं वास्तुशास्त्री हूँ। वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो मैटर नहीं करता। हर आदमी, कोई 99 में पढ़ रहा है, कोई 100 रुपये में पढ़ रहा है, कोई और कीमती पढ़ रहा है, और जो 5 लाख में भी पढ़ रहे हैं उनको भी गलत पढ़ाया जा रहा है। तो एक विडंबना है हमारे समाज में कि हम लोग सब रोजी रोटी के लिए भाग रहे हैं। किस लिए? इसीलिए ना जी कि मैं कुछ कमा लूँ, मैं कुछ कमा लूँ, तो इसलिए भाग रहे हैं। और ये सच्चाई है सर कि आज समझ लीजिए आप 90% लोग जो इस विषय में हैं वो फेक है, जिनको समझ ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि
पढ़ाया गलत जा रहा है, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है। और आपको मैं बताऊं, एकदम से बूम क्यों आया इस फील्ड में, एकदम से बूम क्यों आया? आज से अगर आप देखें 2024 तक इतना ज़्यादा बूम नहीं था, 2025 में ही बूम क्यों आया? ये इसका गोल्डन पीरियड चल रहा है वास्तु का, और ये डाउन जाएगा 2027 के बाद। फिर छटे हुए लोग रह जाएंगे, बीच में से भाग जाएंगे कम से कम 60-70% लोग, क्योंकि वो कैरी नहीं कर पाएंगे अपने आप को। आज सामने वाला सवाल पूछता है तो वो अपने आप को कैरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये आज ऐसी स्थिति है कि जिसे देखिए इतने वास्तु कंसल्टेंट हो गए हैं, और फिर अनाप शनाप चलिए। आज आपने, जैसे डॉक्टर होते हैं, कहीं से आपने डिग्री ली, आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, समझ आती है बात, पर यहाँ तो डिग्री देने वाले ही फेक है ना, जिन्होंने आपको सिखाया है वही फेक है। हमने वास्तु सीखने के लिए मेरे को 40 साल लग गए, आज भी मैं सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ हम रिसर्च करते रहते हैं। तो ये 40 मिनट में कैसे सीख जाते हैं, 45 मिनट में कैसे सीख जाते हैं, अपने तो समझ से बाहर है। ठीक है जी। लेकिन डॉक्टर रश्मि, जब हम सीखने और सिखाने की बात करते हैं तो बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे N1 N2। मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं तो आप लोगों के साथ रहता हूँ, दिशाओं में हम बात करते हैं। ये N1 N2 क्या है मैम? कोई टर्म होती है या कुछ नया है जो हमें नहीं पता है? देखिए, मैंने भी इसे थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे पास लोग नक्शा लेकर आते हैं तो उस पर ये बना होता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको यूट्यूब पे सर्च किया, तो मैंने ये देखा कि इन्होंने एक स्क्वायर जो हमारे यहाँ पद विन्यास होता है, आज भी हम जितने हमारे शास्त्रों में पद विन्यास करे गए, पद विन्यास क्या होता है? एक ग्राफिकली, पहले हम जैसे आज हम घर का लेआउट प्लान बनाते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के ऊपर हम कितना फीट है या एकड़ में है, वो हम उस लेआउट के ऊपर हम डिग्री उतना SI यूनिट जो दिया होता है हम वो नापते हैं। अब उस ज़माने में SI यूनिट जो होता था वो हम ग्रिड से बनाते थे। तो वो एक स्क्वायर हम बनाया जाता है हमेशा से, दैट इज़ 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 8 by 8, 9 by 9, 10 by 10, ऐसे बड़े बड़े जो प्लॉट जो आते हैं उनका 1000 स्क्वायर फीट तक का भी ग्रिड तैयार किया जाता है। अब घर के अंदर जो रिहायशी वास्तु होता है उसमें हमेशा 9 by 9 का ही ग्रिड लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एकाशिति वास्तु पद विन्यास। एकाशिति मतलब 81, दैट इज 81, दैट इज 9 9s 81। अब मैंने ये जो स्टडी किया तो इसके अंदर इन लोगों ने N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, अच्छा, केवल 8 N लगाते हैं इस चारों डायरेक्शन में। तो मैम N है क्या? N stands for what? N is north, Okay, and E is east, okay, okay. साउथ वेस्ट। ये बहुत बड़ा अपशकुन है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, हमारे यहाँ हमेशा से 9 की गिनती को ही मान्यता दी गई है। देखिए, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में केवल 7 ग्रह माने गए हैं। हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह माने गए हैं। 9 ग्रह की ही इम्पोर्टेंस है। हमारे आर्यभट्ट कहा जाता है, 0 का इन्वेंशन आर्यभट्ट ने किया। 0 से पहले उन्होंने 9 का भी इन्वेंशन उन्होंने किया। उससे पहले गिनती 111 की काउंटिंग में लिखी जाती थी। हम 111 4 बार ही लिखते, उन्होंने ही गिनती की भी इन्वेंशन करी है। 1 2 3 उन्होंने लिखना शुरू करा। वो 9 तक क्यों लेकर गए? क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से ग्रहों की इंपॉर्टेंस रही है। इंडिया इज़ द वन जिन्होंने दुनिया को गिनती दी है। हमने ही हफ्ते की गिनती भी हमने ही दी है, मंडे ट्यूसडे। अब ये देखिए, आपने क्या किया, आपने उसको गलत बना दिया। सबसे पहले तो 9 का मतलब हुआ हमारे राहु केतु भी कहीं पे सेट होते हैं। अब ये देखिए, हमारे यहाँ ग्रहों के हिसाब से भी पद विन्यास होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, पहला सूर्य मंगल, दैट इज वीक के जो डेज हैं, संडे मंडे, इसके हिसाब से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ऐसे हमारे यहाँ ये 9 ग्रह, और राहु केतु, ये हमारे 9 ग्रह हमारे हर दिशा में सेट किए जाते हैं। राहु केतु को सेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो 4 कोने हैं वो होते ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपने जब 8 पद बनाए तो आप तो 9वां पद खा गए। दूसरा, आपने ये जो चक्र बनाया, ये तो और भी बड़ा फॉल्ट कर दिया। आर्यभट्ट और वराहमिहिर इतने बड़े स्कॉलर्स हमारे इंडियन स्कॉलर्स रहे हैं। ठीक है।
उन्होंने ये चीज़ का बता दिया था कि जब आप स्क्वायर से एक सर्कल में कन्वर्ट करते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ पाई। तो इसलिए आप स्क्वायर से सर्कल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप पाई के डिफरेंस का कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे? हर पद होता है 11.25, ठीक है? तो आप तो एक पद ही खा गए। तो ये तो आपने ज्योमेट्री का ही सत्यानाश कर दिया। तो आप एज सच अपने इंडियन साइंस को आप वर्ल्ड में एक बहुत इंसल्टिंग वे से पेश कर रहे हैं। यू आर इंसल्टिंग अवर स्कॉलर्स। तो ये बिल्कुल भी नहीं मान्य है। ठीक है। इन स्कॉलर्स ने कंपास को फॉलो किया और कंपास से ही सारी डायरेक्शन सेट की हैं। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा अपशकुन आप करते हैं, क्योंकि हम मुहूर्त को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हम शकुन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जब हम एक अपने घर का नक्शा बना रहे हो, सबसे पहला हमारा मुहूर्त है। आप उसके ऊपर इतना बड़ा अपशकुन कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो गलत तरीके से पेश की जा रही है कुछ चीजें जो भ्रमित करती हैं। ठीक है। इसमें ऐसी चीज होती है ना जी कि जैसे आप एक पिज़्ज़ा ले लीजिए, आप छोड़िए सारी चीज़ों को, अगर आप एक प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, एक पिज़्ज़ा ले लीजिए, उसके टुकड़े करते जाइए, उसका आप स्क्वायर बना के दिखा दीजिए कैसे बनता है। तो इन्होंने जो है मतलब एक ऐसा विज्ञान निकाल दिया कि लोग भ्रमित हो जाएं और हमें कुछ करने को मिल जाए कि जी हम नक्शा बनाएंगे, उस पर ग्रिड बनाएंगे, तब आपका हम काम करेंगे। तो एक हालांकि इन्होंने जॉब दे दी कुछ ऐसे लोगों को जो ये नक्शे बनाते हैं और ग्रिड बनाते हैं, उनको जॉब मिल गई, चलो अच्छी बात है, पर वो गलत तरीके से गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हम तो अगर हमारे पास कोई ऐसी ग्रिड वाला कोई लेके आ जाता है प्लान, हम उसको मना कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए जी, हम अपने आप बना लेंगे, सिर्फ लेआउट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमें नॉर्थ पॉइंट चाहिए। नॉर्थ पॉइंट हम गूगल से चेक करते हैं, गूगल से देख लेते हैं, बाकी डायरेक्शन उसके हिसाब से सेट हो जाती है। तो बड़ा सिंपल सा वे है, इन्होंने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब अच्छा हुआ क्या, लोगों को रटवा दिया। अब लोग हमसे कहते हैं जी हमें S1 में क्या करना है, हमें WS1 में क्या करना है। अरे भैया हमें नहीं पता, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हम सिंपल सी भाषा समझते हैं कि नॉर्थ इधर है तो बाकी डायरेक्शन इधर है। हम इस चक्रव्यूह में क्यों पढ़े हैं, ये क्या है, N1 N2 क्या है। अभी एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, अभी थोड़े दिन बाद जब हम अपना ये शुरू करेंगे, अपनी एकेडमी शुरू करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लाएंगे। आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्शन भी समझने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है। और आप नोटिस करेंगे कि यस, मुझे पता है मेरा वास्तु क्या है, मुझे पता है दूसरे का वास्तु क्या है। तो इसलिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं उसकी, और उस कॉन्सेप्ट को लेके लैंड करेंगे हम। तो सर इतनी सारी बातों के बीच यही ग्रिड वाले लोग या जो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं, वो कहते हैं भाई कुछ चीजें भी रखो, जैसे क्रिस्टल है, कछुआ है, लाफिंग बुद्धा है, कुछ स्टोन्स हैं, या फिर फेंगशुई को लेके कई तरह की बातें बताई जाती हैं। सर वास्तु में एग्जिट करती हैं सारी चीजें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक वास्तु में नहीं है। अच्छा। ये फेंगशुई से लेके आए हों या कहीं और से लेके आए हों, वो बात दूसरी है। मैं एक जगह गया तो प्लॉट होगा कम से कम 1000 गज का। अच्छा। तो सारा लगभग 10 फीट या 8 फीट तक खोदा हुआ था, और उसके अंदर प्लास्टिक के पिरामिड पूरे में सेट किए हुए थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं जी वो पिरामिड दबा रहे हैं इसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो सर जो आप जो बातें कर रहे हैं ना क्रिस्टल की और इसकी उसकी, तो सर जो मर्जी करते रहिए ना, अब बनाते रहिए। किसने देखा वो कब पिरामिड दबे, उसको क्या पता लगेगा नेगेटिव है और पॉजिटिव है? कैसे पता लगाएंगे? क्या कौन सा मीटर है आपके पास जो नेगेटिव पॉजिटिव बताए? या तो आप सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे, यही पैरामीटर है। और तो कोई आपके पास पैरामीटर नहीं है कि जी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कोई मीटर नहीं है। जितने मीटर लिए घूमते सब बेकार हैं सर। तो कोई मीटर वीटर कुछ नहीं है। तो ये सब लोगों ने अपने धंधे बना रखे हैं, उनकी आजीविका है, ठीक है, चला रहे हैं। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, जब आप पॉडकास्ट में आती हैं तो कई गृहिणियां अपने सवालों को हम तक पहुंचाती हैं और भेजती हैं। कई गृहिणियों ने कॉमन एक चीज पूछी। डॉक्टर रश्मि गुप्ता खुद वास्तु एक्सपर्ट है और हर गृहिणी की पसंद होती है उसकी किचन। तो डॉक्टर रश्मि गुप्ता जो वास्तु एक्सपर्ट है, वो किचन को कैसे डिफाइन करती हैं? एक आइडियल किचन कैसी हो घर में? सबसे बढ़िया पोजीशन होती है हमारे घर के साउथ ईस्ट में। हम किचन जब बनाते हैं, वो किचन हमारी बहुत बढ़िया लोकेशन पे बन जाती है। सेकंड, हमारे को उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर रखना होता है कि वो जो हम कुकिंग कर रहे हो, हमारा मुंह ईस्ट की तरफ हो। ओके। तो हमारी स्लैब किचन के ईस्टर्न साइड पे बननी चाहिए।
सारा जितना आपका मटेरियल है, आपका क्रॉकरी है, आपका खाने का सामान है, वो सब भी नॉर्थ से लेके ईस्ट तक में ही प्लेस होना चाहिए। अपने किचन का साउथ हमेशा खाली रखें। अब उससे देखिए क्या होगा, आप जब खाना बनाएंगी पॉजिटिव बनेगा, आपका खाना बहुत हेल्दी बनेगा, आपसे सब लोग बड़े खुश होकर खाएंगे। और बताएं कि आप अकेली नहीं बना रही होंगी किचन में, आपकी पूरी फैमिली वहीं आके किचन में आपका साथ लग जाएगी। आई मीन आई हैव दिस एक्सपीरियंस। अब इसका रिवर्स आप कर देते हैं, जितना जो हम लोगों के यहाँ जाके देखते हैं और ऐसा हम फीडबैक हमें मिलता है, जिनने अपनी किचन साउथ फेसिंग कर रखी है, किचन में स्लैब जहाँ वो कुकिंग कर रहे हैं, जिनकी साउथ फेसिंग है, देखिए उनके यहाँ क्या क्या होता है। उनके यहाँ हेल्पर आने को राजी नहीं है, वो खुद लेडी उठ के बेचारी सारा दिन वहाँ काम करती रहती, किचन में खाना बनाती रहती हैं, और उनका खाना कोई अप्रिशिएट नहीं करता। यहाँ तक कि बच्चे भी सीधा आके बोलते हैं मम्मी ये क्या बना दिया आपने। वो लिटरली रो पड़ती हैं कि मैडम कुछ बताओ, मेरा हस्बैंड मेरे हाथ का खाना खाने को राजी नहीं है, मैं कुछ भी उसका मनपसंद का ही बनाऊंगी वो फेंक के मरेगा कि ये क्या बना दिया। आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, इतना कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप किचन के अंदर ये साइंस फॉलो करो। इसमें एब्सोल्यूट साइंस है। ओके। साउथ में अगर आप अपना राशन भी रख देती हैं, कोई भी दाल आटा कुछ भी रखेंगी, वो आपके फाइनेंशियल्स को भी परेशान करने लगेगा। मतलब एक हैबिट है हमारी मम्मियों से चलती आ रही है कि हम उन डब्बों में कहीं ना कहीं अपना पैसा छुपा के रखते हैं। अब नोटबंदी में बहुत पैसे निकले मैं उन डब्बों में से। अब वो देखिए हम कितना गलत कर रहे हैं। वो हमारे साउथ में अगर हमारा राशन के डब्बे रखे हैं और आप अपना पैसा भी साउथ में ही कहीं पे रख रही हैं, वो पैसा ना तो आपके काम आएगा ना आपकी फैमिली में किसी के काम आएगा। और वो आपका आपने अपने घर में सारा वास्तु करा लिया, हमें तो नहीं पता ना आप इतना भयंकर आपने एक वास्तु क्रिएट कर रखा है। वो आप एक लेडी हो के आपने इतना खराब वास्तु पूरे घर पे इतना नेगेटिव असर डलवा दिया, वो आपके पूरे घर के फाइनेंशियल्स को हिला रहा है। आप कहते हैं पता नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ। तो ऐसी गलती ना करें। किचन के अंदर सबसे पहले तो केवल और केवल नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही अपना स्लैब क्रिएट करें, और उस तरफ ही आपका वॉशिंग सेक्शन भी होना चाहिए। ओके। हेल्पर भी भाग भाग के आते हैं और बड़े मन से खाना बनाते हैं। कुक भी लगाएंगी तो कुक भी बड़ा पॉजिटिविटी से खाना बनाएगा और बाकायदा आपको गर्म गर्म रोटी खिलाएगा। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखेंगे तो फिर खुशहाल रहेंगे। ठीक है सर, किचन का मैकेनिज्म तो सर मैम ने समझा दिया, लेकिन सर ऑफिस का मैकेनिज्म आपसे समझना है। कोई ऑफिस चला रहा है, क्लाइंट भी आ रहे हैं, क्वेरीज भी खूब हो रही हैं, लेकिन जो फुटफॉल आ रहा है वो डील में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मतलब मॉनेटरी कोई फायदा नहीं हो रहा, भीड़ पूरी लगी है। सर ये भीड़ पैसे में तब्दील कैसे होगी? सर कहीं ना कहीं उनके ऑफिस में साउथ में प्रॉब्लम है। देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि क्लाइंट को इनवाइट करने की, उसे ग्रैब करने की कि आपके पास फुटफॉल बढ़े। जब आपके पास फुटफॉल बढ़े, आप रिसेप्शन बनाइए अपने साउथ में। अच्छा। और अब उसको कन्वर्ट करना है। जब कन्वर्ट करना है तो आप अपना केबिन बनाइए साउथ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट में आप बैठे वेस्ट में, और आपका जो क्लाइंट है वो बैठे आपसे साउथ में या ईस्ट में। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो कन्वर्ट होगा, और फुटफॉल जो आपकी जब रिसेप्शन जो है वो उसको खींच के लाएगी। और इस तरीके से आप अगर मैनेज करेंगे, इस तरीके से अपनी व्यवस्था बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ। लेकिन सर फुटफॉल वाकई कन्वर्ट हो जाए क्लाइंटेज में? यस, वो बताया ना जी आपको। हाँ। कि आप साउथ वेस्ट में अपना केबिन बनाएं। ठीक है, लेकिन सर मैं उसमें सवाल जोड़ रहा था, अगर वो वाकई ऐसे मतलब हमारी जो फुटफॉल है क्लाइंटेज में तब्दील हो जाए, ऐसे में वहां रखिए एम्प्लॉइज का वास्तु कितना इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे अधीनस्थ काम कर रहे हैं। अगर वो सब नॉर्थ में और ईस्ट में बैठे हैं, आपका पूरा स्टाफ नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा है, तो सर आपकी ग्रोथ को रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, वो होगी ही। एक क्या हुआ, एक ऑफिस हमने सेट किया। अब सेट किया तो 2-3 साल हो गए उनको चलते हुए, उनका डाउनफॉल आया। अच्छा। जब डाउनफॉल आया तो ऑफिस का स्टाफ अपने आप जाने लगा और बड़ी सारी चीज़ें नेगेटिव आने लगी। तो मुझे कहते गुप्ता जी अब तो रेंट पे ऑफिस था कि ऑफिस रखना मुश्किल है,
मैंने कहा जी आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये ऑफिस रखना है। मैंने कहा जो ऑफिस आपको बना के दे दिया ना जी, आप 1-2 स्टाफ रखो, काम भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास काम आएगा, दोबारा ये ऑफिस मूव करेगा। लो जी, उनके पास थोड़े दिन में एक अपॉर्चुनिटी आती है और वो बोलते हैं कि जी मेरे पास एक मैसेज आया है बहुत बड़ी कंपनी से, और वो ये बोल रहे हैं जी अपने स्टाफ को लेके आप हमारे पार्टनर बन जाइए। अच्छा। तो क्या करूं? मैंने कहा जी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको, इतनी बड़ी कंपनी जिसके अंदर 1 लाख 1.5 लाख आदमी काम करता है, और वो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पार्टनर आपको चूज़ कर रहा है, तो आपके इससे और क्या चाहिए? सर वो दिन, आज का दिन उन्होंने जो मूव किया वहाँ से, अभी उनके पास लगभग 3-4 स्टाफ थे, उन्होंने 2-3 और अपने स्टाफ लिए और अपना वहाँ मूव कर गए। मूव करने के बाद तो उनकी जो ग्रोथ हुई वो खुद नहीं समझ पा रहे थे क्या हुआ ये, और उसके बाद एक उससे ऊपर आज वो कहीं के कहीं पहुँचे हुए हैं। तो इसलिए सर ये जो चीज़ें होती हैं ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट तो दे ही रही हैं। अगर हमें कई बार नेगेटिविटी नज़र आ रही होती है कि यार सब कुछ मेरा ख़त्म होने जा रहा है, तो फिर भी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आपका वास्तु ठीक है तो वो आपको डूबने नहीं देगा। आ जाए ना कुछ भी, कैसा ही पीरियड आ जाए आपको डूबने नहीं देगा। तो वास्तु की यही शिफ्ट है कि अगर आपका वास्तु आपके ऑफिस का ठीक बना हुआ है तो डेफिनेटली आप मूव करेंगे। लेकिन सर बहुत सारे लोगों को, खासकर एम्प्लॉयर्स को, जो एम्प्लॉयज़ रखते हैं मालिकों को, उनको 6 महीने एक एम्प्लॉय पसंद होता है, फिर दूसरे 6 महीने दूसरा, मतलब बहुत जल्दी स्टाफ चेंज करने की टेंडेंसी होती है। तो दोनों ही बातें होती हैं ना। एक तो ये है कि हमारी जो क्या होता है जब हम हायर करते हैं किसी को, तो हमें उसका सीवी, इतना मोटा सीवी होता है, उसमें दुनिया भर के मैं ये भी जब वो प्रैक्टिकली फ्लोर पे आता है, अपने उस पर डेस्कटॉप पे बैठता है, तब उसका हमें समझ आती है कि वो क्या है। तो अल्टीमेटली उसे 1 महीना हम ट्राई करेंगे, हम 2 महीना ट्राई करेंगे, उसे हटा देंगे कि भैया नहीं तुम हमारे लायक नहीं हो। अब जो क्लाइंट हमें बिजनेस दे रहा है, जो क्लाइंट हमारी ग्रोथ दे रहा है हमें, हम उसको क्यों हटाएंगे? तो एक ये वजह भी होती है कि आपको अच्छा जो एम्प्लॉय है वो मिलना बड़ा जरूरी है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या रिक्रूट करते वक्त वास्तु वहाँ काम नहीं करता रिक्रूटर्स पे कि भाई हम सही आदमी को चूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सीवी के भरोसे रहता है वो? मैं एक पार्ट बताया आपको, ठीक है, कि ये एक पार्ट ऐसा ये भी है। हाँ। और दूसरा पार्ट क्या है कि आपके पास अच्छा एम्प्लॉय आए और आपके पास टिका रहे, लंबे समय तक आपके पास टिके, तो उसमें एक वजह ये थी कि उसकी काबिलियत, कि वो इस काबिल है या नहीं है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपका वास्तु ठीक है तो आपके पास अपने आप ऐसे एम्प्लॉय टिकेंगे जो आपके लायक होंगे, अदरवाइज वो निकल जाएंगे, चले जाएंगे। 1-2 महीना तो आपको सब्र करनी पड़ेगी, उसके बाद वो अपने आप आपको सेटल होता चला जाएगा। तो यस, वास्तु ये काम जरूर करता है कि आपके पास एम्प्लॉय ढंग के आए और आपके पास लंबे समय तक चले। आपके पास तो 40 साल से लोग हैं। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, मैं सर से कई सारे रिश्ते अक्सर समझता हूँ वास्तु के लिहाज से, बाप बेटे का, भाई भाई का, माँ बेटे का, लेकिन मैं माँ बेटी का रिश्ता आपसे समझना चाहता हूँ। कई सारे रिश्ते माँ बेटी के बड़े टॉक्सिक हो जाते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है जब बेटियां माँ के प्रति या अपने पिता के प्रति थोड़ी सी इस तरह का रूखा रवैया अख्तियार करती हूँ। लेकिन जहाँ पे माँ बेटी का या बाप बेटी का रिश्ता बिगड़ रहा है, वहाँ पे कौन सा वास्तु खराब है? देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने बच्चों को अपने घर में कहाँ प्लेस करते हैं। माँ बेटी का जो रिश्ता होता है, वो आज की जो जनरेशन है, क्योंकि मम्मियाँ कहीं ना कहीं अंदर खाते चाहती हैं कि हमारी बेटियाँ मॉडर्न बने, वो अच्छे से अच्छे स्कूल में डालती हैं और उनको हायर से हायर एजुकेशन दिलाना चाहती हैं, और बहुत ज़्यादा उनको ये भी नहीं फोर्स करती कि आप बिल्कुल छोटी उम्र में शादी करनी है, एजुकेटेड बच्चे की मैं अपनी शादी करूँगी। एक तरफ तो आप ये रोल प्ले कर रही हैं, दूसरी तरफ आपने उसका वास्तु खराब कर दिया। अब क्या होता है, उसमें संघर्ष शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बेटी जो 20 साल से छोटी उम्र में, जो एजुकेशन की टाइम पे उसकी उम्र है, उस बच्चे को आप नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करें। उसका रूम आपके घर के नॉर्थ से ईस्ट की साइड पे होना चाहिए। उसको ग्रोथ मिलेगी, उसके सपने पूरे होंगे, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी,
और आज की सिनेरियो में लड़कियों को ड्रीम्स फुलफिल करने का जो मौका है ना, वो मम्मियाँ ही दिलवा रही है कहीं ना कहीं, तो वो आप अचीव कर पाएंगी। अब अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, से आपने कहीं अपनी बेटी को सदर्न जोन में सुला दिया, तो मैम वो लड़की आपकी भगवान जाने क्या कर रही होगी। एक तो वो एजुकेशन की तरफ कंसंट्रेशन पे ही नहीं जाएगी, उसके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आनी शुरू हो जाती है, जिसको लेकर मम्मियाँ इतनी परेशान हो जाती हैं। अगर वो लड़की आपकी साउथ साइड में कहीं पे सो रही है, उसके बाद छोटी उम्र में वो लड़कियाँ, उनके फ़ोन में बॉयफ्रेंडों की लाइन लगी होगी, वो भी ऐसे लड़के जो भ्रमित कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड नहीं कहला सकते वो। तो आप कहीं ना कहीं इतना ख़राब वास्तु क्रिएट करके अपने बच्चों को ना सेट करें, क्योंकि ये रोल ना मम्मियों का ही होता है। आप क्योंकि घर में रहती हैं, आप उन बच्चों को अपना जो भी कमरा देना है, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपका बच्चा 20 साल से छोटी उम्र का है, तो आप उसको कृपा करके सदर्न जोन में बिल्कुल भी ना सुलाएं। इवन उसका स्टडी मटेरियल भी नॉर्दर्न जोन में ही हो। इट इज़ क्वाइट लाइक कि आप अपने घर को एक हाफ डिवाइड कर दें। इट इज़ जस्ट लाइक अर्थ का इक्वेटर का ऊपर का साइड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे का साइड होता है सदर्न हेमिस्फेयर। अ वेरी सिंपल वे टू डिवाइड योर हाउस। आप इतना डायरेक्शन तो अपना गूगल पे आप चेक कर सकती हैं मेरे घर की क्या डायरेक्शन है। तो आपने अपनी बेटियों को नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही किसी रूम में सेट करना है। आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, बहुत मिठास होगी। वो बेटी सुबह उठते ही आपको सबसे पहले चाय लेके आएगी और बिना आपको बताए, अभी तो आज की जनरेशन से तो पूछना पड़ता है ना कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे के जाएगी कि मम्मी आई एम गोइंग एट दिस प्लेस, मैं इतने बजे तक आ जाऊंगी। और तो, सही इन्फॉर्मेशन देके जाएगी। यस एग्जैक्टली, और आपको कॉल भी करेगी बीच बीच में। हाँ। तो ये अचीव किससे होता है? वास्तु। ठीक है, लेकिन सर इसी से एक सवाल और जहन में आया। माँ बाप चाहते हैं भाई बच्चों की शादी हो जाए, और आजकल बच्चे बहुत कम हैं जो माँ बाप की मर्जी से शादी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार की हुई शादियाँ ख़राब होती हैं, वो बहस नहीं है, लेकिन कई बार इस उम्र में रूमानियत ऐसी छाती है कि सही गलत का भेद नहीं पता चल पाता, जो माँ बाप को पता चलता है। माँ बाप की इच्छा से बच्चे शादी कर लें, सही शादी कर लें, वास्तु कुछ कर सकता है सर? यस सर, वास्तु ही करेगा इसके बारे में, क्योंकि अदरवाइज तो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं ना। हाँ। आप जज नहीं कर सकते सामने वाला क्या है, सही बात है। वो किस रूप में आपके सामने आया और उसका असली चेहरा क्या है, आप जज नहीं कर सकते, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर आपका वास्तु ठीक है तो आपको संबंध ठीक मिलेंगे, आपको लड़का या लड़की वो ठीक मिलेंगी, और डेफिनेटली आपकी जो मैरिज लाइफ होगी आपके बच्चे की वो स्मूथ होगी। तो ये तो वास्तु ही कर सकता है, बाकी कोई हमारे पास ऐसे मशीन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, स्थिति नहीं है कि हम देख लें उसको कि ये लड़का ठीक है या गलत है। अगर आपका वास्तु ठीक है आपके पास गलत चीज़ आएगी नहीं। लेकिन सर मैम ने बोला कि इस दिशा में अपनी बच्चियों को सुलाएं तो ऐसा होता है। यस, लेकिन वही। शादी के लिए मान जाए फिर कौन सी दिशा? मान जाए तो भी वहीं सोना है, तो भी वहीं सोना है। जब तक वो रुखसत नहीं हो जाती आपके घर से तब तक वहीं सोना है। अदरवाइज आपने मान लीजिए रिश्ता हुआ और रिश्ता होने के बाद उसने अपना बेडरूम बदल लिया तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा सिनेरियो। ओके, उसको कुछ भी हो सकता है। और अगर जैसे मैम ने अभी बात कर रही थी कि साउथ में ना सुलाएं, एक सिम्टम बताता हूँ मैं आपको। जो बच्चे, जो लड़कियाँ साउथ में सोती हैं उनके पैरों में दर्द रहता है। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो आप नॉर्दर्न साइड पे सोएं या ईस्टर्न साइड पे सोएं, आप नोटिस करेंगे आपके पैरों से वो दर्द दूर हो गया। तो ये एक सिम्टम है कि अगर कोई लड़की के पैरों में दर्द है तो इसका मतलब उसके ऊपर साउथ का इफेक्ट है, तो उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास अभी एक केस आया था, सॉरी आपको काट रही हूँ बीच में। एक केस आया, वो उस लड़की को जिस लड़के से प्यार है, पेरेंट्स को उसने बताया होगा, तो पेरेंट्स ने देखा कि लड़का मांगलिक है। अब जब क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले नहीं ध्यान दिया होगा, पर जब वो बेटी का भी उन्होंने कुंडली देखी तो वो आंशिक मांगलिक थी और लड़का हैवी मांगलिक। उसका अष्टम का मंगल सप्तम के साथ कनेक्शन बना रहा है। अब उस पे पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन उठा दिया। उसने मेरे को कुंडली भेजी, मैंने सर के साथ डिस्कस किया। सर कहते हैं इसको बोलो, इफ़ यू लव दैट पर्सन
आप आंखें मीच के शादी कीजिए। क्या होता है, हम कुंडली के अंदर भी ना केवल हम मांगलिक देख के ही नहीं डिसाइड करते, उसके जो बहुत अच्छे अच्छे ग्रह थे, जो उसके राजयोग थे, वो लड़का आज विदेश में जॉब कर रहा है और बहुत अच्छी पोस्ट पे है। तो आप जब ये लव मैरिज वाला कंडीशन आती है और अगर आप परेशान होती हैं कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने घर के सदर्न जोन में सो रहे हो। आप जैसे ही कमरा, मैंने सबसे पहले हमने क्या किया, उसका कमरा शिफ्ट करवाया। हमने कहा बेटा आप ना नॉर्थ ईस्ट वाले बेडरूम में आ जाओ, आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। तो अब उसका फीडबैक आया है कि मैम मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज द बॉय इज़ वेरी गुड। क्योंकि उसकी लड़की की जो हॉरोस्कोप थी वो बहुत बढ़िया थी, लड़के की भी, और बड़े सारे योग, इतने योग, अच्छे अच्छे योग थे। तो सिर्फ मांगलिक की वजह से हम उसे मिस नहीं कर सकते कि जी मांगलिक है, तो ऐसी स्थिति नहीं पर सर है। वास्तु ये भी तो समझा दे कि भाई जो तुम्हें हो रहा है वो प्यार ही है। क्योंकि सर आजकल हर दूसरे सर घंटे अभी लोगों भी को बड़े प्यार हो सारे रहा है। केस ऐसे आए हुए हैं, वो लव अफेयर हैं उनके 4-4 5-5 साल से, और कुंडलियाँ मैच नहीं कर रही, तो हमें बड़ा मुश्किल होता है इस बात को समझाना कि कुंडलियाँ नहीं हो रही। तो अल्टीमेटली मैंने उन्हें यही बोला, मैंने कहा जी ठीक है, अब ये लड़का नहीं मानता तो वो अपना बलिदान देना चाहता है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो लेकिन मैम आप इतने लोगों से मिलती हैं, इतने क्लाइंट्स भी आते हैं, कितना असहज हो जाती हैं आप तब? क्योंकि आप तो वास्तु के हिसाब से समझ लेती हैं कि आपका बच्चा कहाँ पे है, क्या है। और कई बार आजकल तो बिफोर मैरिजेस लोग इंटीमेट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी तक बात पहुंच जाती है। इस तरह की स्थिति में जब आप एक बच्चे या बच्ची को देख रही हैं, उसके पेरेंट्स को बताना कितना मुश्किल होता है? नहीं, मैं उस बच्चे के ही साथ अपने आप को इंटरेक्ट कराती हूँ। मैं उसमें किसी और फैमिली मेम्बर को नहीं कंसिडर करती। अच्छा। मेरे लिए वो क्लाइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है। आज की जो जनरेशन है, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए कि वो हमारी गाइडेंस से बाहर जा रहे हैं, वो लिव इन रिलेशन में चले गए। समहाउ वो हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब आप ये देखिए, आप आज की डेट में क्या होता है, हम जब ये अरेंज मैरिजेस करते हैं तो मिनिमम 1 करोड़ रुपए लग जाता है। अच्छा खासा बड़े बड़े होटलों में शादियां होती हैं, आप करोड़ों का जेवर देते हैं, कपड़ा देते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, और उसके बाद 1 महीने में आपको सुनने में आता है कि बच्चे तलाक ले रहे हैं, लड़की घर वापस आ गई। उससे पहले अब देखिए, कई स्टेट्स ऑफ इंडिया भी ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा टाइम लड़का लड़की को मिलने का मौका दिया जाता है। और हमारे यहाँ भी शादी होने के बाद एक गौना जो होता था ना, वो काफ़ी टाइम बाद होता था। तो एक तरीके से रिचुअल भी हमारे यहाँ इसलिए बने थे कि लेट पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर। आज जो ये लिव इन रिलेशनशिप का भी सीन बना रहे हैं बच्चे, तो मैं उन बच्चियों से अगर वो ऐसा कुछ काम कर लेती, तो इसमें क्या होता है, हमारे वास्तु में ना टाइम फॉलो किया जाता है। हम जिसे कहते हैं ना, 3 तरीके के टाइम होते हैं, गुड, एक नॉर्मल, एक वेरी गुड। ओके। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अभी वेट करो, अभी आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे। तो मैं उनको एक टाइम देती हूँ कि आप उस समय मुझसे क्वेश्चन पूछना, और मैं तब आपको बताऊंगी कि आप ने अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया, गलती कर दी, या कहो व्हाटएवर, आप प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं। सो वो फिर मेरे को फॉलो करती हैं, उसी समय वो स्ट्रिप खरीद के लाती हैं, और हम दोनों फिर इंटरेक्ट करते हैं कि हाँ भी मैम बताना अब क्या करूं। हम उसी समय चेक करवाती हूँ और उनका नेगेटिव आंसर आता है फिर। तो समहाउ एक तरीके से आपको इस जनरेशन को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक बात है। आप एकदम से उनको अग्रेसिव होकर मार पिटाई करना या आउट ऑफ समाज से बाहर कर देने का आप काम नहीं कर सकते। बिकॉज आज पहले शायद 10% होता था, पर आज 80 to 90% एवरेज जो बच्चे हैं, मे बी दे आर बॉय और गर्ल, सब फॉरवर्ड हो गए हैं। बच्चे आपको ना पीट दें, इसकी गुंजाइश रखिए। सर पर मुझे एक चीज समझनी है, एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे आफ्टर 12th ऑलमोस्ट, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, और जो बच्चा आपके साथ 12वीं तक रहा, साथ में पढ़ा लिखा, और आपको सुबह शाम उसे देखने की आदत है, आप चाहें ना चाहें उसको लेकर आप चिंतित रहते हैं, और माता पिता तो बहुत चिंतित रहते हैं। सर अगर मेरा बेटा बाहर पढ़ने चला जाए, तो क्या मैं वास्तु के हिसाब से 7 समंदर पार भी उसे कंट्रोल कर सकता हूँ कि वो गलत चीज़ों में ना हो? कंट्रोल से मतलब मेरा कि मैं उसकी फिक्र कर सकता हूँ या चिंता कर सकता हूँ कि वो गलत दिशा में ना जाए। क्या ये हम सेट कर सकते हैं? यस। मैं ज़्यादा तो 100% की बात तो नहीं करूँगा। हाँ, हम
60 to 80% तक वो कंट्रोल हो जाता और वो कहाँ हम कहाँ सर? है। होता रहे। मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि हम वर्चुअल वास्तु के थ्रू दुनिया के किसी भी आदमी को हम किसी सीमा तक हैंडल कर सकते हैं। 10%, 20%, 30%, 40%, और ये होता है। तो आपको उसकी अगर ऐसी कभी स्थिति आ जाए तो आपको उसकी फ़ोटो जो है अपने नॉर्थ में या ईस्ट में लगानी चाहिए, तो बच्चा आपके कंट्रोल में रहेगा। और बड़ी बात यह है, अगर आपने उसकी फ़ोटो वहाँ लगा दी, वो भी सेफ़ है। हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं, हमारी फ़ोटो लेके गए हैं, और उनको स्पेशली बोला गया है कि आप अपने जो आपका बेड होगा उसके साउथ में आपने ये फ़ोटो लगानी है। अगर ये दोनों तरफ से वाइस वर्सा है, अगर उसने भी कर दिया और आपने भी कर दिया, तो डेफिनेटली वो सेफ़ है। और बच्चा नहीं मान रहा है फिर? अब अपने पास तो लगा ही सकते हैं। अब अपने पास लगाइए। तो मतलब वास्तु सीमाओं का मोहताज नहीं है? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सर आज ढेर सारी बातें हम वास्तु को लेके कर रहे हैं, लेकिन हम कई चीज़ों को कई बार इलेबोरेट कर चुके हैं। लेकिन सर घर में जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में वास्तु के लिहाज से? बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सर। हर चीज़ की अपनी अपनी अहमियत है। आपका अगर डोर है, उसकी डायरेक्शन है, तो वो बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। विंडोज़ हैं, उनकी डायरेक्शन में अगर है तो बड़ा रोल प्ले करेंगी। आपकी विंडो साउथ में है तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली डाउन जाएगी। अच्छा। आपकी नॉर्थ में है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ईस्ट में है तो और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, अभी हमारी बात चल रही थी पहाड़ी घर की। हाँ, लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी। पहाड़ों में क्या होता है, जो घर बनते हैं वो मोटे मोटे पत्थरों से बनते हैं। ठीक है। वहाँ दो चीज़ें होती हैं, उनके आसपास का अगर हम करें सराउंडिंग्स देखें तो एनर्जी बहुत, और उनका घर देखें तो एनर्जी ज़ीरो। इतने हैवी पत्थरों से जो घर बना होगा उसके अंदर तो आप समझ लीजिए ना कि एनर्जी माइनस में है। पहाड़ी आदमी का अगर आप IQ देखें, आप उसकी सोच देखें, आपको डाउन मिलेगी। आप उसकी हेल्थ देखें तो आपको फिट मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में उसको चलना बहुत पड़ता है, उसकी एक्सरसाइज बहुत होती है, बाहर आउटर साइड पे उसकी एनर्जी बहुत होती है, वो खेतों में जाता है, काम करता है, उसका फिजिकल फिट रहता है, पर उसका जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा सा आपको डाउन मिलेगा। क्योंकि वो घर के अंदर जब जाता है, सोता है, जब वहाँ जाके अगर वो बाहर सोता है तो बहुत बढ़िया, अगर वो घर के अंदर सोता है तो कहीं ना कहीं एनर्जी की उसमें वीकनेस आ जाती है। तो जितने हिल स्टेशन हैं और जहाँ मोटे पत्थरों के घर बने हुए हैं वो नुकसानदायक है। अब वहाँ पत्थर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पत्थरों के मकान बनते हैं। तो मैंने जैसे आपको भी बताया था लास्ट एपिसोड में कि वो हमने एक ये एक्सपेरिमेंट किया कि हम एक जगह साउथ साइड पे रहे, एक जगह नॉर्थ साइड पे रहे, तो कितना चेंज आया हमारे अंदर। तो ऐसा ही होता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने घर बना दिया, चौरस बॉक्स बनाया और उसमें जीना लगा के ऊपर से उतर गए और अंदर से जीना लगा के बाहर आ गए। तो सर दरवाजे खिड़कियां तो बनाने पड़ेंगे और बनाने चाहिए। अगर आपके मान लीजिए हम बात करें आपके हिमाचल की और किसी पहाड़ की, तो वहाँ भी आप चाहे साउथ में बनानी पड़े, बनाइए जरूर, खिड़की जरूर बनाइए। सर पहाड़ के घरों की आपने बात की, तो वहाँ की छतों में तो मैंने देखा है कि रोशनदान भी रखते हैं ऊपर। Yes, yes. वो हटता है और लगातार रोशनी वहीं से आती है, तो वो एनर्जी के सोर्स के लिए भी काम करता है सर? यस, आपको जितना खुला साइडों पे होगा उतनी एनर्जी आएगी। सिंपल सी थ्योरी है। एक वो गांव था, वहाँ पे हम गए, पीले पत्थरों से उनके मकान बने हुए थे। अच्छा। सारे मकान छोटे छोटे मकान और पीले पत्थरों से बने हुए थे। कुलधारा गांव है वो। तो जब हमने उसका सर्वे किया तो हमने देखा वहाँ वो गांव रात ही रात में वीरान हो गया था। अच्छा। तो हम गए, हमें क्यूरियोसिटी हुई, हमने कहा देखे ऐसा क्या था वहाँ। तो वहाँ सारे वो पीले मोटे मोटे पत्थरों से, उसे जैसलमेर स्टोन बोलते हैं, उससे बने हुए थे। अब उससे बने हुए थे, उनका जो दिमाग था वो उसी लेवल का था ना। किले बनते हैं पत्थरों से, जब किले बनते हैं पत्थरों से तो बहुत विशाल विशाल रूम कमरे होते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं, ऊंचाइयाँ होती हैं, तब वो पत्थरों से बनते हैं। तो इसलिए अगर आपका छोटा घर कमरा है और पत्थर लगे हुए हैं, नुकसानदायक है। हाँ, एक बात कहूँगी मैं, हम जैसे कहते हैं ना लकड़ी में आग लग गई। अब लकड़ी तो बेसिकली जो टेबल है तो ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है, अब इसमें आग कैसे लग सकती है? आप बताइए कुछ, अगर आपको समझ आता है उसमें आग कैसे लग सकती है? टेबल में आग नहीं लग सकती, आप कह रही हैं?
क्योंकि इट्स नॉन लिविंग थिंग, इसमें आग लगने का क्या सीन हुआ? लग सकती है। मैडम का उसमें- कहने का मतलब ये है कि क्यों क्यों? आग क्यों लगी? अब वो टेबल में आग इसलिए लगी क्योंकि ये जो टेबल है ये किसी पेड़ से कट के बनी है। जो पेड़ था उसके अंदर एनर्जी आने का कोई सोर्स था, ओके। और उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई? सन से। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ एनर्जी आ रही है वो इन चीज़ों में स्टोर हो रही है। तो जब तक आप एनर्जी का सोर्स अपने घर में नहीं प्रॉपर बनाएंगे, आपके यहाँ एनर्जी चीज़ों में नहीं होगी, और वो एनर्जी आपको इन चीज़ों से मिलती है। आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसीलिए शायद कई बार हमने देखा कई घरों में अचानक से आग लग जाती है, पर्दों में आग लग गई, तो उसका कोई सोर्स नहीं है। आप कहती हैं कि मतलब एनर्जी रिलीज नहीं उनके हो पा रही है। अंदर एनर्जी है। इसलिए आग लगी। देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिक एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जो आज साइंस प्रूव कर रही है। और ये हमारे जो 45 एनर्जियां बताई गई हैं वो उन जोनों में एनर्जी है। जब आप उन जोन में एनर्जी एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है, या ये कहिए आप गलत वास्तु क्रिएट कर देते हैं, वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो सर ऐसी एनर्जीज हमारे व्यूवर्स के सवालों में भी है जो आग लगा रहे हैं अपने जीवन की आग को शांत करने की कोशिश है। सर सौभाग्य कौशिक हैं, कह रहे हैं कि सर घर के नॉर्थ ईस्ट में कबाड़ी वाले रहते हैं, स्क्रैप वाले रहते हैं, तो क्या कोई दिक्कत होगी? थोड़ा गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, हम कबाड़ किसको कह रहे हैं? अगर आप बात करें कबाड़ क्या? कबाड़ी वाला तो लेके आ रहा है ना सर, स्क्रैप, हाँ। और हमारे जो वेस्टेज है, हमारे पैकिंग वेस्टेज है, एनर्जी वहाँ तक नहीं है, एनर्जी वहाँ उससे आगे चली गई। वो मटेरियल क्या है? वुड हो सकता है, वो स्टील हो सकता है, वो मटेरियल आपका पेपर हो सकता है। वो एनर्जी वहाँ तक जाती है, एनर्जी उसको काउंट करती है। उसको काउंट नहीं करती कि एक टूटी फूटी चीज़ पड़ी है, उसको काउंट नहीं करती। एनर्जी करती है वो टूटी फूटी चीज़ में उसके अंदर पार्टिकल क्या है, तो उस हिसाब से बिहेव करती है। अगर वो रह रहा है तो वहाँ पे मान लीजिए उसने बहुत सारा आपका गत्ते का ढेर लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने वहाँ लोहे का ढेर लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आपको नुकसान नहीं देगी, और आपके नॉर्थ ईस्ट में है। पर सर यही ढेर हम अपने घर की छत पे लगाते हैं तो आप कहते हैं कि हटाओ। मैंने आपको कई बार बोला, छत को एज अ साउथ काउंट करो। ओके। अगर छत है आपकी, उसको एज अ साउथ ट्रीट करो। आप नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे आप कुछ भी होता रहे, आपकी कोई ऐसा परेशानी होने वाली बात नहीं। पर लोग अब आसपास दाएं बाएं सब निगाह रखने लगे, कौन रह रहा नहीं रह रहा। मैम एक सवाल है, टेलिंग स्टोरी इनकी आइडिया कह रही है कि बुटीक में सिलाई मशीन किस दिशा में रखनी चाहिए? इसकी पोजीशन आपकी जितनी नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगी वो ज़्यादा बढ़िया है। आप खुद सर्दन जोन में बैठेंगी, और आपका जो सिलाई मशीन है वो नॉर्थ के साइड हो तो ज़्यादा बेटर है। नॉर्थ से ईस्ट के बीच में आप कहीं पे भी उन्हें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मैम ये सिलाई मशीन के लिए ही नियम लागू होता है या दूसरी मशीनें भी हम रख सकते हैं? बतानी पड़ेंगी ना आप कौन सी मशीनों की बात कर रहे हैं। ओके। क्योंकि इस जो बिजनेस वास्तु होता है उसका एक नियम है। तो वो अगर आप नियम के हिसाब से प्रॉपर पूछ रहे हैं कि मेरे को इनकम कहाँ से, आपने खाली प्लेसमेंट पूछा है, आपने इनकम नहीं पूछा मुझसे। तो जो इनकम का तरीका होता है कि आप एक रॉ मटेरियल आपका कहाँ रखा जाएगा, आपका जो सेल का मटेरियल होगा वो कहाँ रखा जाएगा, उसका एक सिस्टम है। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। सर अशोक यादव का सवाल है। अब हालांकि हर वर्ग हमारे से जुड़ने लगा है, तो किसान है, तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए बताइए अनाज कहाँ रखें और हम अपनी गाय को कहाँ बांधें। जैसा कि मैं हर बार बोलता आया हूँ कि सब कुछ आपका नॉर्थ से ईस्ट तक कुछ भी रखिए। आप अनाज रखिए, गाय पशु रखिए, अपनी ट्रैक्टर रखिए, अपनी गाड़ी रखिए, सब वहाँ रखिए, और अपने आप खुद को आप अपने को साउथ में रखिए, डेफिनेटली बेटर होगा। ठीक है मैम। ये सेन साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पापा के साथ अनबन रहती है, क्या वजह है? देखिए इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो या तो आप बिल्कुल पापा के ऊपर वाले बेडरूम में सोते हैं, आपका और आपके पापा का जोन एक है और आप पापा के ऊपर समझिए तो सर पे सो रहे हैं, या दूसरा आपके पापा नॉर्दर्न जोन में और आप पापा से सदर्न जोन में सो रहे हैं। तो ये आप अब ये देखिए ना, हमारी साइंस कितनी क्लैरिटी से हमें एक चीज़ समझा रही है। जो मैं आपको डायपोल बता रही हूँ, जो डायपोल है एक्चुअली में तो क्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है। डायपोल का मतलब होता है आप एक मैग्नेट को कहीं से भी काटोगे वो दोबारा मैग्नेट बन जाएगा। अब हमारा घर उसी
डायपोल के बीच में आता है, वो भी एक मैग्नेट है। तो आप जब तक वो चुंबक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो एक चुंबक आपको क्या देती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ आपकी रेजोनेंस, आप जब तक वो साइंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके रिलेशनशिप भी कहीं पे भी कहीं ना कहीं आपको परेशान देंगे। तो यू हैव टू मेंटेन दिस साइंस। सर एक टीआर परमार है, कह रहे हैं कि साउथ में तिजोरी रखने के लिए आप बोलते हैं, तो पहले तो बोल दूं कि हमने कभी साउथ में रखने के लिए नहीं कहा, ये सर दूसरे से घूम के यहाँ आ गए मुझे लग रहा है, तो हमने कभी साउथ में रखने के लिए नहीं कहा। लेकिन दूसरा ये कह रहे हैं कि उस तिजोरी के दरवाजे के ऊपर शीशा है, तो ये क्या सही है? पहले तो वही गलत है, डायरेक्शन ही गलत है, आगे आप बताइए सर। बाकी शीशा वीशा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर अगर शीशा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे नॉर्थ में रखिए, वो शीशा कामयाब होगा, वही शीशा आपको और उन्नत कर देगा, तो आप नॉर्थ में रखिए। तो डॉक्टर महेश गुप्ता, रश्मि गुप्ता ने कभी भी तिजोरी साउथ में रखने के लिए नहीं कहा है, ये हम बता दें। ठीक है मैम, एक सवाल है, ये मिक्स विटन है, कह रहे हैं कि क्या मकान मालकिन की फोटो साउथ की दीवार पर लगा सकते हैं? मकान मालकिन? हाँ जी, लगाइए, ज़रूर लगाइए। जो अभी जीवित है, अगर वो जीवित हैं तो उनकी फ़ोटो साउथ में लगाइए। सर साउथ में लगाना ठीक रहता है लैंडलॉर्ड की फोटो? ठीक है सर एक सवाल है, ये रेणु शर्मा है, कह रहे हैं कि मेरे छत पर फलदार पौधे हैं, उनके लिए कोई खास दिशा है? बड़े बढ़ रहे होंगे जी, बड़े फर्स्ट क्लास फल फूल रहे होंगे। जैसा मैंने बताया कि हम छत को साउथ कंसीडर करते हैं, और साउथ में जो भी चीज़ होगी आपको डोमिनेट करेगी। आप खूब सेवा करते हैं उनकी, माली रखे हुए होंगे, खाद पानी इस सब चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी एनर्जी सोख रहे हैं। तो आपको अगर छत पे भी रखे हुए सबको नॉर्थ में कर देना चाहिए, अदरवाइज़ उनको अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगाइए, कहीं भी लगाइए, बालकनी में लगाइए, ज़्यादा बेटर है बनिस्बत इसके कि आप छत पे लगाएं। ठीक है सर। राजेश कुमार है सर, कह रहे हैं कि पेट में पथरी है, कौन सा वास्तु दोष है? ये वास्तु दोष है या मेडिकल इशू है जिसकी वजह से पथरी हो गई है पेट में? सर ये ना हमारे जीन्स में होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है पथरी का जो सिस्टम होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो पथरी बनती है। आज तक मुझे पथरी की शिकायत नहीं हुई, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको हर महीने पथरी बन जाती है। तो उनका खान पान, उनके बॉडी का सिस्टम, ये उस पर डिपेंड करता है। बाकी अदरवाइज आप अगर हम इसको हेल्थ इशू मान के चलें, तो आपका हेल्थ इशू अगर आपके नॉर्थ वॉर्थ में सारी चीज़ें फिट हैं तो आपको मिनिमाइज होंगे सारी चीज़ें। ठीक है मैम। अनीता शर्मा है, कह रही है कि साउथ वेस्ट की एंट्री है और साउथ वेस्ट के रूम की दीवार नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मिरर लगा है, जिसे ग्लास जैसे सर कहते हैं, तो क्या ये नुकसान देगा? देखिए, इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी जो साउथ की एंट्री है उसके आपके घर के सामने क्या बना हुआ है, और आपका नॉर्थ ओपन है कि नहीं है, क्योंकि ये दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साउथ वेस्ट की एंट्री तभी ठीक रहती है अगर आपका साउथ वेस्ट के ऑपोजिट बंद है पूरा। अगर तो साउथ वेस्ट के सामने सड़क है और ओपन है, और आप करिए ग्लेज्ड आपका डोर है, फुल्ली ग्लेज्ड है, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट पोजीशन है। ये तो आपको बिल्कुल ड्रेन आउट कर देती है, आपकी हेल्थ ड्रेन आउट कर देगी, आपकी वेल्थ। हो सकता है इनके रिश्तों में भी कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो रही हो, उनके दूसरे लोगों से संबंध भी खराब हो रहे हो, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। सर प्रेमा है, कह रही है कि मेरे बच्चे की स्पीच अभी तक क्लियर नहीं है, 18 साल का हो गया है, ये वास्तु दोष है क्या? देखिए, अगर उसी घर में पैदा हुआ है और उसी घर में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वास्तु से इसका रिलेशन हो सकता है। और अगर उस घर में नहीं रह रहे और उसके में अभी आए हैं और स्पीच उसकी ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा वेट करें, और हो सकता है वास्तु चेंज होने की वजह से उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, तो आप वेट करें। और अगर नहीं आता तो ये जो मुंह से रिलेटेड समस्याएं होती हैं हमारी, वो ईस्ट की वजह से होती हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। संजू शर्मा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पति को कैंसर है और इलाज उनका चल रहा है, और मेरे किचन उत्तर पूर्व में है और मेरा जो फ्लैट है वो पूर्व की ओर है, तो क्या कैंसर की ये वजह है? नहीं, फ्लैट पूर्व की तरफ कैसे हो सकता है जी? सर सवाल में ये लिखा गया है, मेरा फ्लैट पूर्व की ओर है और मेरा जो किचन है वो उत्तर पूर्व में है। किचन उत्तर पूर्व में है तो इसका मतलब कि इनका नॉर्थ ईस्ट बंद है। एक बात, अगर नॉर्थ ईस्ट बंद है तो यस, ये वास्तु दोष की वजह से हो सकता है। और दूसरा, इनका जो ये बोल रहे हैं कि हमारा ईस्ट में घर है, तो वो
किस से ईस्ट में। हम जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं हमें 2 डायरेक्शन चाहिए होती है, वो किस से ईस्ट में है। हमें 2 पॉइंट चाहिए ना जी, एक पॉइंट से तो डायरेक्शन आप मार्क नहीं कर सकते कि एक पॉइंट पे हम कहें जी हम ईस्ट में खड़े हैं, भैया किस से ईस्ट में खड़े हो। ठीक है। तो इसलिए तो अगली बार आप अपना क्वेश्चन दोबारा डालें तो आपको इसके बारे में सही स्थिति बताई जाएगी। ठीक है सर। राम कमल शर्मा है, कह रहे हैं कि पासपोर्ट किस डायरेक्शन में रख दूं कि विदेश जल्दी जल्दी जाऊं। नॉर्थ में रखिए सर। अच्छा। हाँ, नॉर्थ में रखिए और कोशिश कीजिए उसको खड़ा रखिए, लिटाइए मत। आप फाइल में या किसी चीज़ में डाल के उसको लिटा देते हैं, लिटा देने का मतलब सुला दिया आपने, उसको ज़रा खड़ा रखिए और एक्टिव रहने दीजिए। उसको निकाल के हर बार निकालिए, निकाल के थोड़ी सी हवा लगा के फिर वहीं रख दीजिए। और जिस कंट्री में अगर वो जाना चाह रहे हैं तो एक ग्लोब का मैप आता है, तो वो सामने उसी वॉल पे, नॉर्थ की वॉल पे लगा के जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उसे हाईलाइट कर दीजिए, ग्रीन स्केच पेन से हाईलाइट कर दीजिए और वहीं पे अपना पासपोर्ट खड़ा करके लगा दीजिए, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो सर 99% तो नॉर्थ ही करवा रहा है सब कुछ। नॉर्थ करवाता है। नॉर्थ को अगर साध लिया तो सारी समस्याएं दूर हो गई। यस यस यस। कोई भी अच्छी चीज चाहिए तो नॉर्थ निकालना भी बहुत मुश्किल काम है। नॉर्थ निकालना मुश्किल, चेक करना ही सबसे मुश्किल काम है तो अपने उसके घर लिए का तो नॉर्थ। डॉक्टर रश्मि गुप्ता और महेश गुप्ता है ना हमारे पास। हाँ जी। हाँ, ठीक है मैम। एक सवाल है ज्योति का, कह रहे हैं कि मेरे प्लॉट के दक्षिण पश्चिम में किसी और ने सीवर टैंक बना दिया है, ये तो बड़ी स्थिति मेरी खराब हो गई है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत स्थिति खराब है ये तो। क्या हो सकता है मैम? बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, हेल्थ डाउन आती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप देखिए हमने ऐसे इतने सारे घरों का जो सर्वे किया है, मोस्टली ऐसे घरों में लड़कियां ही लड़कियां, और वो कोई भी क्वालिफाइड नहीं है। तो पेरेंट्स इस चीज़ से बड़े परेशान हो जाते हैं। और उनके यहाँ मोस्टली हमने सदर्न साउथ वेस्ट जैसे बता रही है ना, नैऋत्य कोण की तरफ ही, उनके घर में नहीं तो पड़ोसी के घर में अगर नैऋत्य कोण में आपका सेप्टिक टैंक बन गया तो ये हमने सिम्टम्स देखे हैं। ये इसके तो हमारे पास बहुत जबरदस्त डाटा है। आदमी डाउन चला जाता है जी। आप किसी भी बीमारी की कल्पना तो कर हम कुछ सकते हैं। उपाय नहीं कर पाएंगे सर इसमें? नहीं सर, कुछ नहीं। घर छोड़ना पड़ेगा फिर तो। घर छोड़ो या फिर अपने नॉर्थ में आप एक बहुत बड़ा, जितना बड़ा सेप्टिक टैंक है उससे डबल एक पिट बनाओ। तो नॉर्थ में उतनी जगह भी होनी चाहिए फिर अपने पास। वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है सर। एक मैसेज है एचडी का, ये कह रहे हैं कि हम टॉयलेट जब बनाते हैं, वॉशरूम बनाते हैं, तो टॉयलेट शीट या फिर कमबोर्ड कौन सी डायरेक्शन में लगाएं, और टॉयलेट करते समय हमारा फेस किस दिशा में होना चाहिए? आप सब कुछ भूल जाओ जी, किस दिशा में फेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप नोटिस करेंगे जिस की सीट साउथ में लगी है, अब कहने वाले तो कहते हैं जी नॉर्थ में फेस होना चाहिए। नॉर्थ में फेस होने का मतलब सीट आपकी साउथ में है, ईस्ट में फेस होना चाहिए, वेस्ट में है। हाँ। आप दोनों दीवारों से बचो। आप नॉर्थ की वॉल पे सीट लगाओ, आप ईस्ट की वॉल पे सीट लगाओ, आपका फेस साउथ में या वेस्ट में हो जाएगा। आप अपने यहाँ नोटिस करेंगे जो सीट साउथ में लगी हुई है कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। आपको कॉन्स्टिपेशन तो 101% हो जाएगी। अच्छा। अगर आपकी सीट नॉर्थ में या ईस्ट में लगी हुई है आप बीमारियों से बचे रहोगे। और आप नोटिस करोगे उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, उनका सिस्टम भी ठीक चल रहा है, पानी का सिस्टम भी ठीक है, सारे सिस्टम ठीक है। जहाँ साउथ वॉल को यूज़ किया आपने किसी भी चीज़ के लिए, वही दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो सर सबसे बेस्ट तो नॉर्थ ही है हर चीज में, फिर उसके बाद सर सेकंड ईस्ट, फिर थर्ड सर वेस्ट, सबसे वर्स्ट साउथ। ठीक है। लेकिन सर इस पॉडकास्ट में सबसे बेस्ट क्या है पता है आपको? क्या जी? आखिरी सेगमेंट सर, जब आप गुनगुनाते हैं और मैं और मैम सुनते हैं। सर अभी तो फेस्टिव सीजन भी गुजरा है, कुछ जहन में आ रहा हो, आपने कहीं कुछ गाया हो, गुनगुनाया हो, लोग इंतजार करते हैं सर लास्ट सेगमेंट का। सुबह आती है, रात जाती है, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम,
वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लेकिन आप आते हैं, मैम भी आती है। हर शुक्रवार शाम 6 बजे हम मिलते हैं इसी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो वेरी मच सर। इतनी बातें हम करते हैं, इतना अच्छा सुनते हैं और हमेशा आप कुछ नया सिखाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम। हमेशा की तरह आज भी आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो इस पॉडकास्ट को समेटना है, लेकिन इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि हर शुक्रवार शाम 6 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होती है। हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से सारी चीज़ें हम आपके लिए यहाँ पेश करें, लेकिन आपके मन के सवालों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अपने नाम और पते के साथ भेजेंगे तो मैं ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उसे शामिल कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी अंदाज में अपने सवालों को हम तक पहुँचाएंगे और याद रखेंगे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।